हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज एक साथ दो पेपर के एनालिसिस देखने जा रहे हैं, एनटीए के पेपर 3 और पेपर 4 के एनालिसिस। अच्छा, आज मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम तीन चीज़ करेंगे। पहला जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ये है कि ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का आप नीट एग्ज़ाम में कैसे यूज़ ले सकते हो, मैक्सिमम आउटपुट आप क्या निकाल सकते हो। दूसरा, एनालिसिस के अंदर क्या क्या रहेगा वो सेकेंड पार्ट रहेगा। थर्ड, अब जो बच्चे एनटी का टेस्ट दे रहे हैं उनको कितने दिन में एक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, क्या पढ़ के टेस्ट देना चाहिए जिससे उनके अच्छे से अच्छे नंबर आए, ये तीसरा पॉइंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस सीरीज़ का आप कैसे मैक्सिमम यूज़ ले सकते हो। देखो, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसके अंदर मैंने वो स्पेशल क्वेश्चंस रखे हैं जो, देखो, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो एनटी के टेस्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नीट एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके आ सकती हैं। तो इसमें इसको आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट समझ लो। तो पेपर 3 और पेपर 4 में जो मेरे हिसाब से नीट में आने लायक क्वेश्चन हैं या जो आपको करने चाहिए इस मोमेंट पे ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर नीट एग्जाम में ला पाओ, वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक अलग से कॉपी बना लेना, ठीक है ना। उस कॉपी के अंदर इन क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन कर लेना ताकि आप इनको रिवीजन के टाइम पे एक बार देख करके जरूर जा सको, ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे नीट एग्जाम के अंदर। तो इसमें मैंने कोई बहुत हार्ड टाइप के प्रॉब्लम नहीं रखे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आपको डेफिनेटली नीट एग्जाम के अंदर एज इट इज़ मिलेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नंबर अच्छे लाने में, ठीक है ना। अब मैं इसकी एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर हमें कैसे कैसे करके कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर हम लोगों ने रखे हुए हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले पेपर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। ये पहला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे प्रॉब्लम में आपको टेस्ट या क्रैश कोर्स के दौरान बहुत बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ रिपीटेड आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब वो बार बार मैं कब तक बोलता रहूँ कि ये यहाँ का ये वहाँ का है, तो वो आप खुद भी देख सकते हो। तो अब इन प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मान करके अलग से कॉपी में नोट डाउन करो ताकि लास्ट मोमेंट पर आप बहुत अच्छा स्कोर नीट के अंदर ले आओ। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, ये चीज़ ज़रूर शेयर करो कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तुम लोग भी इसको देखो ताकि वो भी इधर उधर ना भटकते रहें कि लास्ट मोमेंट पे भाई हम ये बुक सॉल्व कर लें, हम वो कर लें। नहीं, कुछ भी मत करो। अब आप बस खाली इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करो, टेस्ट दो, ठीक है ना, आपका नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर कर लेना ताकि उनका भी अच्छा स्कोर आए नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है a solid metallic cuboid of homogeneous material। तो इसके अंदर मटेरियल होमोजीनियस है, मतलब उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर डायरेक्शन में सेम है, ठीक है ना, और वो रो की वैल्यू पूरी परमानेंट हम कांस्टेंट लेते हुए चल रहे हैं। करना ये है कि एक्स वाई जेड के अलॉन्ग करंट जो भेजा जा रहा है, तो हमें इनके रेजिस्टेंसेस बताने हैं कि उनका रेशियो कैसा होगा। तो अब एक्स के अलॉन्ग अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए। एल वो लेंथ होती है जिसके पैरेलल करंट का फ्लो होता है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो लेंथ जिसके अलॉन्ग करंट का फ्लो हो रहा है वो हो गई ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का काम ये बी और सी कर जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया रो ए बाय बी सी। सिमिलरली वाई एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टेंस निकालते हैं रो। अच्छा, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ का काम सी करेगा क्योंकि करंट जो होगा वो इस तरीके से वाई के पैरेलल फ्लो करेगा और लेंथ के जगह हमारे पास सी आ जाएगा, तो रो सी बाय ए बी। लास्ट जेड एक्सिस के अक्रॉस, तो रो अब लेंथ का काम ये बी कर जाएगा, तो रो बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है ना। अब हमें इनकी रेशियो बताना है कि इसका रेशियो किसके बराबर होगा। तो एक काम ये करो कि अब आप ये चेक करो, इन सब का डिनोमिनेटर एक जैसा बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रेशियो में एक जैसी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो अब देखो, यहाँ पर ए मिसिंग है तो मैंने ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर सी मिसिंग है ऊपर नीचे, यहाँ पर बी मिसिंग है बी ऊपर नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हमारा आंसर जल्दी आ गया। तो एनटीए का सोल्यूशन आपको ये नहीं सिखाएगा कि ऐसे कर लो, वो बस खाली लिखा हुआ सोल्यूशन होगा। तो इनका फायदा ये मिलेगा कि आपको टूल्स एंड टेक्निक पता चलेंगी कि हमें एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आप आर एक्स, आर वाई और आर जेड का रेशियो ले लो और ये रेशियो बड़े आराम से आपके पास आ जाएगा और जो कॉमन चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो गई। आंसर आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये इसका रेशियो हो गया, आंसर इज टी। तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। मतलब मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट रखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम छोड़ने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं यार इसको रहने देते हैं, आप सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब जैसे 6 प्रॉब्लम एनटीए के पेपर नंबर 3 का ये 6 प्रॉब्लम, ये भी एसएचएम का काफ़ी काम का प्रॉब्लम है और आपको ऐसा हर हाल में आना चाहिए। ये हमें ए वर्सेज एक्स का ग्राफ दे रखा है। अब एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है
वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख रहे हो, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस स्लोप को हम निकाल लेंगे टेन थीटा की आइडेंटिटी से। तो ये बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से हमारे पास टेन थीटा आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 20/2, दैट मीन्स 10। ओमेगा आ गया रूट अंडर 10। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो हम ओमेगा को पुट कर देते हैं 2πf इक्वल्स टू रूट अंडर 10, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई √10 डिवाइडेड बाय 2π, और 2 को अंदर ले जाओ आप, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता चल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 बन जाएगा ये अंदर जाकर के 2.5/π। अब आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखा, आसानी से हम लोग प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप इनको जरूर अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट डाउन करके और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, छोड़ना मत। ठीक है ना, ये आपके काफी काम आएंगे प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का प्रॉब्लम है, इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। एनटीए ने एक सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। अब चेक करो, इसमें हमें दे रखा है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर का वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 400 वोल्ट। इंडक्टर का वोल्टेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 700 वोल्ट, और कैपेसिटर का हमें निकालना है पीक वोल्टेज। कोई बात नहीं, अभी हम आरएमएस वोल्टेज निकाल लेते हैं, फिर पीक वोल्टेज हम V0/√2 से निकाल लेंगे। अब यहाँ हमें नेट वोल्टेज दे रखा है, तो नेट भी हमें आरएमएस वाला चाहिए होगा, क्योंकि ये सारे हमारे पास आरएमएस वोल्टेज हैं। तो नेट आरएमएस वोल्टेज हो गया 500√2 डिवाइडेड बाय √2 यानी 500 वोल्ट। अब देखो, दो आंसर जो मैं बोल रहा था वो इस तरीके से हैं। अब हमें ये नहीं पता VC ज्यादा या VL ज्यादा, तो दोनों में दो ऑप्शन पॉसिबल है, VC ज्यादा या VL ज्यादा। ठीक है ना, इनसे हमारे दो ऑप्शंस आएंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। अब हम फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इधर साइड आ गया VR, मैंने मान लिया VL ज्यादा है, तो ये आ गया VL माइनस VC, और ये हो गया VNet। ठीक है ना, तो अब आपका रिजल्ट बना VNet स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट चेंज होकर के VC माइनस VL भी हो सकता है। उसको एक ही लाइन में सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। VNet स्क्वायर हो गया 500 स्क्वायर, VR स्क्वायर को इधर ले आओ 400 स्क्वायर इक्वल्स टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास 300 स्क्वायर इक्वल्स टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर रूट ले लो, तो VL माइनस VC हो गया, प्लस और माइनस जरूर लगा लो, प्लस और माइनस 300। अब हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अब VL जो कि आरएमएस वोल्टेज है जो हम लेते हुए चल रहे हैं, माइनस VC इक्वल्स टू प्लस माइनस 300। तो VC के दो वैल्यूज हैं, तो VC का पहला आरएमएस वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया, प्लस साइन अगर हम कंसिडर करें तो वो हो गया 400 वोल्ट, और VC का दूसरा आरएमएस वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, अगर हम माइनस साइन कंसिडर करें तो वो आ गया 1100 वोल्ट। ठीक है ना, पर हमें आरएमएस वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पीक वैल्यू चाहिए। तो हम इस आरएमएस को V0/√2 पुट करेंगे, तो अब पीक वैल्यू हमारे पास आएगा। तो फर्स्ट वाले वोल्टेज का पीक वैल्यू हमारे पास आ गया 400√2, और दूसरे वाले से हमारे पास VC2 का वैल्यू आ गया, पीक वैल्यू ये हो गया 1100√2। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठ रहा है। अब देखो 1100√2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी वाला है। बट जैसा मैंने बताया कि हम खाली एक ही सॉल्यूशन के भरोसे नहीं चल सकते। अब हो सकता है एनटीए ने ये दिया, हो सकता है नीट आपको 1100√2 दे देता, तो ये थोड़ा था कि आप यही सॉल्यूशन सोच करके चले गए। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे सामने हमेशा ओपन है। क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि खाली एक फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं चलना, VC ज्यादा या VL ज्यादा उसे मैनेज करते हुए चलना है। और एप्लीकेशन हमें ये सिखाता है कि अगर दोनों चीजों में से अगर हमें नहीं पता चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा, तो इधर प्लस माइनस लगा लो, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट लेते वक्त प्लस माइनस लगा लो, ये इस क्वेश्चन से हमें सीख मिलती है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दो ऑप्शंस इसमें बन रहे हैं और सोल्यूशन में आपको एक ही मिलेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको अच्छे से आ गया होगा अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी मेरे को काफी अच्छा प्रॉब्लम लगा, और मोस्टली जो भी मेडिकल का स्टूडेंट है वो ये प्रॉब्लम हमेशा करके जाए नीट एग्जाम के अंदर, ऐसा प्रॉब्लम फंसने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है ना, और इसको ज़रूर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से,
2 सेकंड पर 2 सेकंड पर हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल करके देनी है। देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अप्रोच कैसे लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी से हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स निकालने के लिए ये तरीके तो खैर आपने अब सीख ही रखे हैं मेरे से। तो डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई जे कैप। डेल यू बाय डेल एक्स करोगे तो यहां बचेगा -7, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मैं अब आंसर लिख रहा हूं, आप चेक करते जाना। 7 आई कैप -24 जे कैप। तो मजे की बात है, फोर्स है वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा और हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, फाइनली आंसर मिलेगा 25 न्यूटन। अब मैं एक्सेलरेशन लिख ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन हो गया F/m, और F/m करके हमारे पास वैल्यू आ गया, F हो गया 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए मस्ट है। आपने अगर तैयारी करी है, ठीक है ना, तो आपको आना चाहिए हर हाल में, और अगर नहीं करिए तो सीखना चाहिए आपको हर हाल में, ठीक है ना। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन है। अब एक्सेलरेशन आ गया, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू 0 हो गया, a की जगह 5 आ गया, टाइम हमें क्वेश्चन में 2 सेकंड दे रखा है, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो गया। तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन मैंने आपको दिया और ये बता दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रख लो और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाओ। ये इस एनटीए एनालिसिस का फायदा है, ठीक है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है ना। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको भी ये बहुत ज्यादा काम में आएगी। वो इधर उधर भटकते रहेंगे, उससे फायदा नहीं मिलेगा। पूरे 45 क्वेश्चंस देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली टीचर को ये बताना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट ये बेटा ये करके जाओ, ये नीट एग्जाम में आपका आना चाहिए। तो इसलिए आप उनका भी कुछ ना कुछ भला करो जो आपके फ्रेंड्स हैं। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि ये तो नया प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट बुरे वाले फंसते हैं, ठीक है ना। उनको नहीं समझ आता कैसे करना है। वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, वर्क डन पूछा है उसने, आई थिंक, हाँ वर्क डन पूछा है, बट एक स्पेशल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तरीका देखो, फोर्स हमें दे रखी है, फोर्स वेरिएबल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। वर्क डन निकालने का हमारा तरीका हो गया इंटीग्रल एफ फैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। एफ फैक्टर को हमने ब्रेक करके डाला एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, और डी आर को हमने डाला सिमिलरली डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। फाइनल रिजल्ट बनेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब इनमें डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ एक्स की जगह आ गया वाई, तो वाई डी एक्स प्लस एफ वाई की जगह आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब मुसीबत हो गई, वाई के साथ एक्स है, इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ये इक्वेशन कि पार्टिकल इस पाथ में जा रहा है सच दैट एक्स और वाई आपस में बराबर है। तो अब यहां पर हमें चाहिए एक्स का फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स का दे रखा है। तो आप वाई की जगह इक्वेशन से पुट करो एक्स, तो आंसर बना एक्स डी एक्स। और यहां हमें एक्स नहीं चाहिए, यहां हमें वाई का टर्म चाहिए, तो एक्स की जगह आप पुट कर लो वाई, तो वाई स्क्वायर डी वाई। अब बन गया काम। अब लिमिट लगा दो, ठीक है ना। यहाँ एक्स की लिमिट और यहाँ वाई की लिमिट। एक्स की लिमिट हुई 0 से लेकर के 1 और वाई की लिमिट हुई 0 से 1। अगेन अब तो आसान सा है, इंटीग्रेट आप आराम से कर लोगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट पुट करके आ गया हमारे पास 1/2, वाई क्यूब बाई 3 1/3, आंसर आ गया 5/6 जूल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। और पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो इसने तो x इक्वल्स टू वाई दे दिया। सपोज करो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई दे रखा होता, तो अब आप y की जगह एक्स स्क्वायर डालते तो ये बन जाता एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह y डालते तो ये बन जाता वाई डी वाई। फिर आंसर हमारा चेंज हो जाता, रिजल्ट हमारे चेंज हो जाते, इंटीग्रेशन का तरीका हमारा चेंज हो जाता। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है और आपको ऐसा प्रॉब्लम नीट के लिए सीख के जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। देख लो आप, लेंथ नहीं है प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम के अंदर कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते वक्त आनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना बेटा। इस तरीके का प्रॉब्लम आपका एनटीए के टेस्ट 1 में भी था। इस तरीके का प्रॉब्लम ऑलरेडी
पास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है। आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है 2010 या 11 के आसपास ये AIPMT में आया हुआ था प्रॉब्लम। तो अगेन वैसा प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा सा चेंज है, ये अलग है, जो आया था वो अलग था, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो खैर हमें तो क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो किस तरीके से हम इसको करेंगे उसको सीखो। कंसेप्ट मैं क्रैश कोर्स में आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए इसका कंसेप्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आप टेक्निक सीखो, ध्यान देना। ये कह रहे हैं हॉलो सिलेंडर एज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट, तो इसके अंदर Q का चार्ज है। phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with curved surface, तो इस curved surface का जो फ्लक्स है वो phi है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है ना। तो दोनों प्लेन सरफेस के फ्लक्स का नाम मैंने फाई डैश कर लिया। अब हम इस पूरे क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स लिखते हैं। तो मैंने आपको ये थ्योरम सिखाई थी। तो फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू थिंग्स, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड फ्लक्स ऑफ टू फ्लैट सरफेसेस, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं इसलिए ट्वाइस ऑफ फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस आ गया। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होते, अनसिमेट्रिक होते, तो दोनों के फ्लक्स अलग अलग होते हैं। ओके, फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ये गॉस थ्योरम से निकलेगा। तो चार्ज एंड क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स, तो नीट ने जो क्वेश्चन दिया था, जो सॉरी AIPMT में दिया था, उसने कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स पूछा था, इसने कर्व्ड सरफेस का दे दिया आपको। तो यहाँ कर्व्ड का दिया है, फ्लैट का पूछा है, वहां फ्लैट का दिया था, कर्व्ड का पूछा था, बस इतना सा अंतर है, ठीक है ना। बट क्वेश्चन मस्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आना चाहिए। तो फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस अगर हम देखें तो वो हो गया phi ट्वाइस फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस विच वी हैव टू फाइंड आउट। यहां से फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस देख लो आप, एक दो लाइन का ही आंसर है, इसको इधर भगाओ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस phi और टाइम्स आ गया 1/2। तो मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वो प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको सीख के जाने चाहिए। तो इसी तरीके से अब आगे जो एनालिसिस आएगी वो सिंगल पेपर की नहीं, मैं 2-3 पेपर एक साथ कंप्रेस करके, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल सके इंपॉर्टेंट, और आप अपनी एक कॉपी तैयार कर लो जो लास्ट मोमेंट पे आपका भला कर दे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक नए तरीके का क्वेश्चन है। हो सकता है कई बच्चे इसके अंदर फंस जाएं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख लिया ताकि आपको सिखा दूं। मुश्किल नहीं है, एरर और हीट को मिला करके बनाया गया एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 2/3%। तो प्रेशर का परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है, मतलब डेल्टा पी, यहाँ सीधे सीधे लिखूं तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर is given by how much 2/3%। हमें पता कर, अच्छा Cp/Cv 3/2 दे रखा है, मतलब गामा, एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा की वैल्यू आपके पास 3/2 है। वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम डिक्रीज, तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये हमें बता के देना है। एडियाबेटिक उसने पहली स्टेप में ही दे रखा है, तो आप प्रोसेस इक्वेशन यूज करो, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो बेटा, हमें वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकाल के देना है। तो पहला काम ये करो, प्रेशर को इधर लाओ और वॉल्यूम की पावर को पहले 1 बनाओ। तो जिसका भी परसेंटेज चेंज निकालना उसकी पावर को पहले 1 बनाओ। तो मैं यहां से V की पावर गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/गामा। अब आप एरर की टेक्निक लगा दो। एरर इसलिए क्योंकि यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज 1% से छोटा है, ठीक है ना, और जब रिजल्ट 10% से छोटा होता है हम एरर यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज, अच्छा प्रेशर बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर वॉल्यूम कम होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू, पावर सामने आ जाएगी 1/गामा टाइम्स परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। अब आप डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/गामा, गामा का वैल्यू 3/2 है तो 1/गामा हो गया 2/3 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इज ऑल्सो 2/3, फाइनल आंसर आ गया 4/9। तो क्वेश्चन अगेन मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी टेक्निक फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आप वॉल्यूम की पावर को 1 नहीं बनाना चाहते तब भी आंसर आपका एज इट इज आ जाएगा, इसको यहीं रहने दो, ये गामा यहाँ आ जाएगा। तो गामा टाइम्स परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, गामा यहाँ लाओगे बात वही पड़ेगी। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज करो, रिजल्ट परफेक्ट आएगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाँ, इसके अंदर अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ। एनटीए का जो सोल्यूशन है वो बहुत लंबा है, मैं आपको एक लाइन का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। सीखो। स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो ये रहा स्टोन, इसको ड्रॉप किया गया, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम हाइट, हाइट आपको दे रखी है 45 मीटर, ओके।
ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो y एक्सिस पर इसके पास एक्सेलरेशन हो गया g के बराबर। ओके, there is a horizontal wind blowing due to which horizontal acceleration of a stone becomes also 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो x एक्सिस पर भी एक एक्सेलरेशन है और ये जो x एक्सिस का एक्सेलरेशन है दिस इज आल्सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये स्टोन सीधे सीधे नीचे नहीं आएगा, ये स्टोन सीधे सीधे इधर भी नहीं जाएगा, ये स्टोन समाओ ऐसे जाएगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन, पाथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको पाथ भी दिखाऊंगा, ट्रेजेक्टरी भी दिखाऊंगा, ये कुछ आपके लिए नया रहेगा, ठीक है ना। अब इसने तो यहाँ x पूछा, हो सकता है एग्जाम में आपसे ट्रेजेक्टरी पूछ ले, तो हर एंगल से आप परफेक्ट हो जाओगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसकी ट्रेजेक्टरी निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक लाइन के अंदर कैसे सोल्यूशन निकलेगा, ध्यान से देखना बेटा। x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ux 0 हो गया, प्लस हाफ ax की जगह 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गई x एक्सिस की इक्वेशन। y की इक्वेशन बनाते हैं, sy की जगह y आ गया, uy वाला पार्ट 0 हो गया, प्लस हाफ ay की जगह अगेन 10 आ गया टी स्क्वायर। तो आप जरा गौर से देखो, y की इक्वेशन और x की इक्वेशन सेम इसलिए क्योंकि दोनों में x एक्सिस का एक्सेलरेशन और y एक्सिस का एक्सेलरेशन सेम था। ट्रेजेक्टरी बनाने का तरीका, एक से t की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, यही मैंने आपको सिखाया था। सब्स्टिट्यूट करोगे तो बड़ा मजेदार आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू y, यानी ट्रेजेक्टरी मिल गई स्ट्रेट लाइन की। तो इसलिए ये इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, पैराबोलिक पाथ नहीं फॉलो करेगा। तो कंसेप्चुअल अगर एग्जामिनर पूछता तो ये पूछ सकता था कि भाई इसका पाथ बता दो, तो पाथ आंसर आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों एक्सेलरेशन सेम या डिफरेंट, डिफरेंट में भी पाथ स्ट्रेट लाइन ही आता। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो ऐसे में पाथ स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब क्योंकि x और y बराबर है, तो इसलिए यहाँ पहुंचने पर जितना y का वैल्यू होगा उतना x का वैल्यू होगा, यानी x और y दोनों का वैल्यू 45। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम हम y की इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो y की इक्वेशन से आप टाइम निकालोगे तो 45 इंटू 2 बाई 10 का रूट इक्वल्स टू टी। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये बना बेटा √9, यानी आंसर हो गया 3 सेकंड। तो काम खत्म, आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने ट्रेजेक्टरी भी सीख ली, यहाँ पर आंसर एक लाइन में निकालना सीख लिया, टाइम सीख लिया, ठीक। आई थिंक ये एक अच्छा प्रॉब्लम था और आपको ऐसा प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ ये मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि एनटीए वालों ने इसका सोल्यूशन कुछ ऊट पटांग दे रखा है जो आमतौर पे बच्चों के पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, आप ये देख करके हाँ आगे आ गया, वो एक अलग कहानी है, बट एक्चुअली में आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि उनका तरीका ही बिल्कुल मतलब ऊट पटांग तरीका है। तो मैं आपको एक प्रोसेस वाले तरीके से समझाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन मेडिकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, बट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े से ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार मेडिकल लेवल में, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखो, a gas is present in cylinder fitted with a movable piston। तो ये piston movable है। above and below piston there is equal number of moles of gas। तो दोनों तरफ मोल्स इक्वल है, तो ऊपर और नीचे n moles of gas हमने ले लिया। ओके, वॉल्यूम above is 2 times the volume below। तो यानी इधर का वॉल्यूम 2 times इधर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम रेशियो हो गया 2:1। तो उस हिसाब से अगर हम इधर का वॉल्यूम लिखें टोटल वॉल्यूम v मानते हुए, तो ये वॉल्यूम हो गया 2v/3 और इधर का वॉल्यूम हो गया v/3, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया। ओके, अब ये बोल रहा है एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो इस वक्त टेम्परेचर दोनों साइड का 300 केल्विन है, पिस्टन अपना आप इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब ये बोलता है एट व्हाट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अब सिस्टम का चेंज कर दिया गया, द वॉल्यूम अबव विल बी 4 times द वॉल्यूम बिलो। यानी अब नए प्रोसेस में वॉल्यूम रेशियो 4:1 हो गया, मतलब इधर का वॉल्यूम 4v/5 और इधर का वॉल्यूम v/5 हो गया। तो ऐसा किस टेम्परेचर पर हुआ वो बताओ। अब कैसे हम इसका रास्ता बनाएं, ठीक है ना। देखो, हमारे पास जब मैंने आपको केटीजी पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था ऐसे पिस्टन वाले प्रॉब्लम जरूर करके रखो, ठीक है ना। और उनका टेक्निक दिया था, एक टेक्निक था मोल कंजर्वेशन, पर यहाँ तो मोल बराबर ही दे रखे हैं तो कंजर्वेशन क्या हवा का कराएंगे, ठीक है ना। तो मोल कंजर्वेशन की थ्योरी अपनी फेल हो गई। अब एक ही उम्मीद का सहारा है, ये पिस्टन क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो फोर्सेस बैलेंस होंगी। अब उन्होंने प्रेशर बैलेंस करा दिए, ठीक है ना। पिस्टन का प्रेशर लेके बैठ गए तो वो गड़बड़ कर दिया उन्होंने P0 लेकर के, वो बेकार में आपको गलत रास्ता दिखा देंगे, उससे फायदा नहीं मिलेगा। तो आप तरीका सही देखो, ठीक है ना। यहाँ का प्रेशर P1 ले लिया, तो इधर से लगने वाला फोर्स हो गया नीचे की तरफ P1A, यहाँ से लगने वाला फोर्स हो गया P2A, पिस्टन का वेट नीचे आ गया mg, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पिस्टन के लिए लगाते हैं, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर करते हैं, तो P2A P1A प्लस mg।
इसको इधर साइड लाओ तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू mg/a। ठीक, अब आप क्या करो, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आइडियल गैस इक्वेशन से, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, तो P2 की जगह आ गया n, नंबर ऑफ मोल तो n ही है, R टेम्परेचर हो गया 300, तो nRT डिवाइडेड बाय इधर का वॉल्यूम विच इज V/3, 3 ऊपर चला गया। P1 की वैल्यू डालो सिमिलरली, nRT की जगह 300 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया मेरे पास 2V और ऊपर चला गया मेरे पास 3 इक्वल्स टू आ गया mg/a। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली इस कंडीशन में आ जाओ, इसमें अब नया प्रेशर P1 डैश ले लो, तो इधर से लगने वाला फोर्स P1 डैश है, इधर से लगने वाला P2 डैश है, साथ में पिस्टन का वेट तो वही रहेगा mg। अब इक्वेशन फिर से फॉर्म करोगे तो P2 डैश माइनस P1 डैश इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय a, अगेन वैल्यू डाल दो, n r टेम्परेचर हमें निकालना है, वॉल्यूम हो गया V/5, इसको अच्छे से सीखना बेटा आप, ठीक है ना, लापरवाही में मत करना। n r टेम्परेचर हो गया T डैश, वॉल्यूम हो गया 4V और इधर आ गया 5 इक्वल्स टू mg/a। अब क्या करना चाहिए भाई, दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों mg/a के बराबर है। इक्वेट करने पर देखो nr/v ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 900 माइनस 900/2, ठीक है, और राइट साइड पर आ जाएगा हमारे पास 5T डैश माइनस 5T डैश बाय 4। बस अब सॉल्व कर लो इसको, तो इधर का फाइनल रिजल्ट आ गया 900/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रिजल्ट आ गया 3 इंटू 5T डैश डिवाइडेड बाय 4। बस अब काम खत्म और ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इधर आ गया हमारे पास 300 और फाइनल T डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आंसर आ गया 120 केल्विन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो T डैश की वैल्यू हो गई 120 केल्विन, फाइनल आंसर हो गया हमारे पास D। और परफेक्ट कंसेप्ट आप लगाना सीख गए कि किस तरीके से हमें पिस्टन वाले प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो एक एक चीज़ जो आप पढ़े हुए हो सारी चीज़ वही आ रही है, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम हमारा, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एसेंट। अगेन इस प्रॉब्लम का जो एनटीए ने सोल्यूशन दिया है वो बहुत लंबा सोल्यूशन है, मैं आपको एक लाइन का सोल्यूशन दे देता हूँ और हमेशा उसी को आप एग्जाम में यूज करना। देखो बेटा, यहां से एक बॉल को ऊपर उछाला और बॉल गई अपनी मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम तो आप खूब जानते हो, वो हो गया u/g, ठीक है ना। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। ये था लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एसेंट। इस बात का मतलब ये होता है कि जब ये एसेंट यानी ऊपर जा रहा था तो आखिरी के t सेकंड में इसने कितनी दूरी कवर करी, यानी हमें ये दूरी निकालनी है। तो एनटीए वालों ने क्या किया, गलत तो नहीं किया वही, बट लेंदी तरीका दे दिया। उन्होंने ये पूरी हाइट निकाली, आपको ये तो आसान है, फिर उन्होंने ये निकाला सेकंड इक्वेशन से, फिर दोनों को माइनस करके आंसर दिया। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कंसेप्ट ये है लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में जो पार्टिकल दूरी करता है कवर, वही फर्स्ट t सेकंड ऑफ डिसेंट में दूरी कवर करता है। तो आपको कभी भी ये दूरी निकालनी हो मत निकालो, आप इसको उल्टा करके निकालो। यही मैंने आपको वहां पे भी सिखाया था अपना मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो आप ये डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस आप बड़े आराम से लिख लोगे, फ्री फॉल वाला हो गया ½ g²। आंसर देखो बिना सोल्यूशन के हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो बात क्या याद रखनी है कि एसेंट के लास्ट सेकंड की दूरी कभी नहीं निकालनी, डिसेंट के उसी सेकंड की दूरी निकाल लो, आंसर आपका सिंगल लाइन के अंदर आ जाएगा। जैसे एग्जामिनर बोलता लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स एसेंट में कितनी दूरी कवर करी, मत बताओ, ठीक है ना। फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ डिसेंट की दूरी निकाल लो ½ से, वही उसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिटार्डेशन है वही यहाँ एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन सेम होते हैं तो दूरी कवर सेम होता है। तो ये इसका हिडन कंसेप्ट था, आई थिंक आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, ये हम लोग अब पहुंच चुके हैं पेपर नंबर 4 पर, ठीक है ना। ये उसका फर्स्ट मैं लिख देता हूं। तो एनटीए के पेपर 4 का फर्स्ट प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है ना, आपको आना चाहिए। अब चलते हैं अगले पर। ये जो प्रॉब्लम है स्केप वेलोसिटी का है, ग्रेविटेशन का है। ऐसा प्रॉब्लम मैंने नीट एग्जाम में बहुत आते हुए देखा है कि स्केप वेलोसिटी आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बट आपको आना चाहिए, मेन बात हुआ, और सही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो स्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। कब? जब रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन 2 प्लैनेट्स आर P1 एंड P2, ठीक नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो P1 है। P1 और P2 पर 2 प्लैनेट है, उन पर रेशियो K1 दे रखा है, सॉरी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट 1 इस टू प्लैनेट 2 का रेशियो K1 दे रखा है।
एंड रेशियो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटी हमें निकाल करके देना है। एक चीज और है, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज k2, तो रेडियाई ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इस टू सेकंड प्लैनेट का रेशियो k2 है। अब हमें एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो वी ऑन प्लैनेट 1 बाय वी ऑन प्लैनेट 2। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, √2gr, 2 कट जाएगा, तो √g1 बाय g2 टाइम्स r1 बाय r2। बस अब वैल्यू डाल दो। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि बहुत बार पहले भी आ चुका है इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो फाइनल आंसर आ गया k1 इंटू k2। तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट है, पर डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी हालत में नीट एग्जाम में ऐसा आने पर छोड़ के नहीं आना प्रॉब्लम। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाँ देखो इस क्वेश्चन के अंदर कईयों का दिमाग शायद खराब हो गया हो, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस ब्रांच में हमें कोई करंट निकालने की जरूरत नहीं है। करंट हमें तब निकालना पड़ता है जब इस ब्रांच में रेजिस्टेंस होता है। तो अननेसेसरी क्यों दिमाग लगा रहे हो, आपको यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सीधे निकाल लो, ठीक है ना। हाँ करंट निकालना है तो 50 तरीके नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो, बट इतना पूछते नहीं नीट एग्जाम में, तो कहाँ पूछा उसने। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, और साइन आपको याद ही है, जो पहला टकराता है हम वही साइन लेते हैं यहाँ पर। तो VA माइनस VB, और अब हम A से B की तरफ चल रहे हैं। पहला साइन प्लस मिला, नेक्स्ट हमें फिर +6 वोल्ट मिला, और फिर लास्ट में हमें मिला -4 वोल्ट। तो फाइनल आंसर आ गया 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो एक आसान पर काम का प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो इसको आप कहीं से भी मुश्किल नहीं कर सकते। हाँ इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कई स्टूडेंट सोचे कि यार हम करंट निकालेंगे, तो बेटा करंट सिर्फ तब निकालना है जब आपको जिस पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस पाथ के अंदर कोई रेजिस्टेंस मिल जाए। जैसे सपोज करो हमें VA माइनस VP निकालना होता, अब बिना करंट के हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें करंट की अब जरूरत पड़ती। बट सर्किट ये वाले में तो हम ऑब्वियसली अभी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए तो आपको थोड़ा और एडिशनल नॉलेज की जरूरत है, लेंदी प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए एग्जामिनर ने ये ना दे करके आसान कर दिया, VA माइनस VB पूछ लिया। तो अब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये वेक्टर का प्रॉब्लम है, और एनटीए ने जो सॉल्यूशन दिया है मत करो, मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल सॉल्यूशन। ऐसे प्रॉब्लम में 99% एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। वो ट्रायंगल बना के अगर आप सॉल्व कर लेंगे आपका प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप वेक्टर मेथड से करना चाहते हो तो तरीका ये होता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। वेक्टर मेथड लेंदी मेथड होता है, इसलिए जनरली मैं इस मेथड को यूज़ नहीं करता। तो अब हमें ए और बी के बीच का सपोज करो एंगल निकालना है। जिनके बीच का एंगल निकालना है उनको एक तरफ रहने दो, और तीसरे वाले वेक्टर को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन मॉडिफाई करी, मॉड करो और स्क्वायर मार दो। अब आइडेंटिटी लगाओ, तो ये आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस b²। अब ये 2ab नहीं बनेगा, वेक्टर का जब हम मॉड करके होल स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी बनती है 2ab cos थीटा, जहाँ cos थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, इज इक्वल्स टू c²। अब इसके अंदर इनके मैग्नीट्यूड डाल दो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो वेक्टर a और b इनके मैग्नीट्यूड सेम है और c का √2 टाइम्स है, तो इसकी जगह हम x डाल देते हैं। नहीं करना 1 डाल दो, ठीक है, तभी काम चल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसे आप √2 टाइम्स डालोगे, स्क्वायर करने पर 2x² हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 आ गई, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। इस बात का मतलब निकला कि a और b आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये हो गया वेक्टर मेथड। अब सिमिलरली मान लो आपको a और c के बीच का एंगल निकालना होता, तो a और c को एक साइड पे रखो, b को दूसरी साइड भगाओ और आप मॉड करके स्क्वायर कर लो। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 है। इसका मतलब ये एक क्लोज ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। ये हो गया a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर, ये हो गया c वेक्टर। मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड x, b का मैग्नीट्यूड भी x, c का मैग्नीट्यूड √2x। ऐसा तो तब होगा जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बने और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो, तो इसका मतलब a और b परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमने बनाया परफेक्ट ट्रायंगल, तो a और b को हमने परपेंडिकुलर दिखाया और c को उसका हाइपोटेन्यूज दिखाया √2x, ठीक है ना। तो a और b के बीच का एंगल तो डायरेक्ट मिल गया, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, सीधे एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन a एंड b हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब हमें चाहिए b और c और a के बीच का, वो भी बड़ी आराम से आ गया। अब यहाँ कई बच्चे गलती कर सकते हैं, समझना जरा ध्यान से। ये एंगल हो गया 45,
है ना, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं। ये भी हो गया 45। बट बेटा गौर दे करना, आपको बी और सी के बीच का एंगल चाहिए, वो 45 नहीं है। इस वेक्टर को आगे निकालो, दो वेक्टर के बीच का एंगल उनके हेड से हेड के बीच का एंगल होता है, एरो से एरो, तो एरो से एरो के बीच का ये एंगल हो गया 135। सिमिलरली इसको आगे बढ़ाओ, एरो से एरो के बीच का एंगल हो गया 135, तो 90 135 135 ये फाइनल आंसर हुए। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, 90 45 45 की वो गलत आंसर होता। तो 90 135 135 ये हमारा करेक्ट आंसर रहा, और ये इसका सेकंड मेथड है, ट्रायंगल मेथड इसको बोलो, और ये इसका वेक्टर मेथड है। तो अब तो दोनों चीजें समझ आ गई। अब चलते हैं अगले पर। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल, मेरे को पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो सोल्यूशन देख रहे होंगे उनके ऊपर से बाउंस कर गया होगा, तो इसलिए ऐसा सोल्यूशन, ऐसा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना, क्योंकि एसएचएम में भी अच्छे लेवल का सवाल आ जाता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा ठीक है, सीखने का मौका है, आप सीखो। अब देखो बेटा, ये जो मास है दोनों तरफ दो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और जो इस प्लेट की वजह से फोर्स है वो लग गई इस पर क्यू ई की, मैंने इधर ही लगा दी। कांस्टेंट फोर्स है तो इसका टाइम पीरियड में तो कोई रोल नहीं है। इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 2π√m/k, और k की वैल्यू k1 + k2 यानी 2k हो गई, ठीक है ना। अब इसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया √2k/m, और ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ये रिजल्ट गड़बड़ हो गया। बट कितनी होती अगर पूछता तो √2k/m। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई रोल नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, परफॉर्म एसएचएम, डज नॉट परफॉर्म एसएचएम विद पीरियोडिक रिमेन्स स्टेशन। तो ये तो बाकी के तो फालतू ऑप्शन है। अब हम एम्पलीट्यूड निकालना सीखते हैं। एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ की दूरी होती है? मीन से एक्सट्रीम की दूरी। एक्सट्रीम वो जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, मीन वो जहाँ फोर्सेस बैलेंस होती हैं और पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो देखो, इसको यहाँ से छोड़ा गया, मतलब इस जगह इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स ये पोजिशन इसकी एक्सट्रीम हो गई। फोर्स राइट साइड पर लग रहा है, तो ये चला अपने मीन पोजिशन पर। कहाँ से छोड़ा गया था? एक्सट्रीम पोजिशन से। ये आई इसकी मीन पोजिशन। अब कितनी दूरी पर ये हमें नहीं पता, x0 ले लिया। इस जगह पर अगर ये मीन पोजीशन है तो इस जगह पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्सेस बैलेंस होंगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब कैसे निकालोगे आप ये दूरी? तो यही जो दूरी है मीन से एक्सट्रीम, यहाँ लिखा भी हुआ है मीन से एक्सट्रीम, इसी दूरी को हम एम्पलीट्यूड नाम देंगे। अब कैसे निकालेंगे? फोर्सेस को बैलेंस करके। तो इस पर लगने वाली फोर्स इधर हो गई QE। अच्छा, ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी kx0, ये स्प्रिंग इलोंगेट हुई तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी दोनों फोर्सेस मिलकर के हो गई 2kx0, या x0 यहाँ पर एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है। तो 2kx0 इक्वल्स टू QE, और E प्लेट के बीच की फील्ड हो गई विच इज σ/ε0, ठीक है ना। यहाँ से आपने x0 का वैल्यू पकड़ा, Q σ/2k/ε0, ठीक है ना। और यही x0 हमारे लिए किसका काम करेगा? एम्पलीट्यूड का। अब आप ऑप्शन मिलाओ इसके अंदर, तो Q σ/2k/ε0 ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, यानी आंसर नंबर बी करेक्ट है। और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी √2k/m है, यानी टाइम पीरियड में तो फोर्स का कोई रोल नहीं है, बट इसके एम्पलीट्यूड में इस फोर्स का जरूर इंपॉर्टेंट रोल है। और वो निकालने का तरीका मैंने आपको दे दिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, मीन से इक्विलिब्रियम की दूरी को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो आई थिंक एक अच्छा प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम है। इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत से बच्चे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के अंदर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी तो आप वहाँ पे देख लेना क्रैश कोर्स के लेक्चर के अंदर, और इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर सीख लो। तो ये कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, इज माउंटेड वर्टिकली। तो एक सर्कुलर कॉइल इस तरीके से यूं करके वर्टिकली माउंटेड है, कौन से प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में, जैसा कि हमेशा होता ही है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में। तो ये मान लो बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रही सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ये सर्कुलर कॉइल है। अब इस सर्कुलर कॉइल में मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ आ गई। अब आगे की कहानी सुनो। अ स्मॉल मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अब एक स्मॉल मैग्नेटिक निडल यहाँ सेंटर पर रखी गई, तो मेरे इस पेन को मैग्नेटिक निडल ले लो। मैग्नेटिक निडल BH की तरफ पॉइंट करेगी, BH इधर की तरफ हो गया, है ना। अब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये इसमें बाहर की तरफ फील्ड आ रही है, तो इसकी फील्ड एक्सटर्नल फील्ड बाहर की तरफ आ गई, ये भी एक्सटर्नल हो गया। तो B एक्सटर्नल बाहर की तरफ है, BH इधर की तरफ है, तो ये निडल ना इधर जा पाएगी ना इधर जा पाएगी, ये इक्विलिब्रियम में आएगी। और इसी लॉ को हम नाम देते थे टेंजेंट लॉ। और इस टेंजेंट लॉ का जो रिजल्ट होता था वो हो गया B एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू BH tan थीटा। ये सीधे सीधे हमने अप्लाई किया टेंजेंट लॉ।
फॉर परपेंडिकुलर फील्ड। अब बस डाटा सब्स्टिट्यूट करो, तो बी एक्सटर्नल की जगह सर्कुलर कॉइल की फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2r। और अच्छा पिक्चर डायग्राम देखना है, क्रैश कोर्स वाला लेक्चर देख लेना, उसके अंदर फुल डिटेल से मैंने बताया हुआ था आपको, ठीक है ना। या वीडियो लेक्चर्स अगर आपके पास है आप वहां से देख सकते हो, या बुक है तो बुक से भी देख सकते हो। तो अल्टीमेटली टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम है और लास्ट मोमेंट पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। इज इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू होगी 45। अब हमें निकालनी है इसमें किसकी वैल्यू, इट इज डिफ्लेक्टेड टू 45 डिग्री और हमें करंट निकाल करके इसको देना है। रेडियस हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, डाटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 20, करंट हमें निकालना है बाय ट्वाइस, रेडियस की जगह 20 इंटू 10 की पावर -2, मीटर में कन्वर्ट हो गया। BH आप देखो कितना दे रखा है 0.34 इंटू 10 की पावर -4, 1045 बन हो गया। अब आप आई निकालोगे, आंसर इसका ये मिल जाएगा, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, सही आंसर है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। तो अगेन टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम भी आपका रिवाइज हो गया। आप चलते हैं आगे। तो इसी तरीके से बस आपको रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। तो इसे एज अ रिवीजन सीरीज ले लो, लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मिल रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है ना। वो भी सिलेक्ट कर करके आपको दे रहा हूँ कि यार ये कॉपी में तैयार करो और इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो दिन के हिसाब से आप शुरू हो जाओ और इसी तरीके से अपने, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट भी दे सकते हो, बट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग से जरूर लिखना है, ठीक है ना। आप देखो ये इस तरीके का प्रॉब्लम इंटेंसिटी और जो अपना पोजीशन वाला था, ये मैंने आपको वहाँ पर सिखाया हुआ था। अब खैर सिखाया तो सब कुछ हुआ था, अब इसको करेंगे कैसे वो सुनो। ये कह रहा है इन YDAC एक्सपेरिमेंट, तो ये रहा YDAC एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट P1 एंड P2 ऑन द स्क्रीन आर I1 एंड I2। तो 2 पॉइंट है P1 और P2, वहाँ की इंटेंसिटी आपको I1 और I2 दे रखी है। P1 इज लोकेटेड एट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो हो गया काम खत्म। P1 जो हो गया यहाँ पर लोकेटेड है, तो भाई इधर की इंटेंसिटी तो 4I0 हो गई गिवन, यहाँ की हम I0 ले रहे हैं और यहाँ की हम I0 ले रहे हैं। अब हमें बतानी है P2 की इंटेंसिटी, जो कि यहाँ से 1/4 ऑफ फ्रिंज विड्थ पर लोकेटेड है। तो इसकी पोजीशन हमारे पास 1/4 ऑफ फ्रिंज विड्थ है और हमें यहाँ की इंटेंसिटी निकालनी है। प्रोसेस पोजीशन दी है और इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले पोजीशन से पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी। तो देखो रास्ता, तो सबसे पहले पोजीशन W/4, W का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दूसरी स्टेप, अब सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस कितना होता था, d sin थीटा, d tan थीटा और क्या dy बाय कैपिटल D। y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, जैसे ही आप ये y की वैल्यू यहाँ डालोगे कैपिटल D स्मॉल d कट जाएगा, आंसर बचेगा λ/4। अब थर्ड स्टेप पर आओ, अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला k डेल्टा x यानी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x हो गया λ/4। आंसर में आ गया π/2, है ना। बिल्कुल सिंपल सदा हुआ तरीका पोजीशन इंटेंसिटी प्रॉब्लम का। अब लास्ट स्टेप, आपको इंटेंसिटी निकालनी है P2 वाले पॉइंट पर। लेट्स से दैट इसका नाम IP2 ही कर लेते हैं। चलो IP2 फॉर्मूला था हमारा 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। अब 4I0 तो P1 की इंटेंसिटी हो गई, या फिर इसका नाम आप I1 कर लो और इसका नाम आप I2 कर लो। तो I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर डेल्टा 5 की जगह π/2 डालोगे तो बनेगा π/4। तो I2 बाय I1 cos स्क्वायर 45, दैट मीन्स 1/2। बट हमें क्या चाहिए, I1 बाय I2 चाहिए। तो I1 बाय I2 का रेशियो हो गया 2:1। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट। तो अच्छा सवाल था, आना चाहिए आपको, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम जब मैं आपको इंटरफेरेंस कराता था, मैंने बताया था 3 बार आया था, ठीक है ना। चौथी बार ये NTA के टेस्ट में दिख रहा है, 5वीं बार नीट एग्जाम के अंदर मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़ना मत, नोट कर लेना, अच्छे से सीख लेना, फिर आगे बढ़ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम अपना न्यूक्लियर फिजिक्स का है, ये भी आप सीख चुके हो मेरे से, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बट क्योंकि ये रिपीट बहुत बार हुआ है, टेस्ट क्रैश कोर्स के अंदर भी कराया हुआ है, वीडियो लेक्चर के अंदर भी कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ भी रिपीटेड है। तो ये सब बातें क्या बताती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना। लिख करके इंपॉर्टेंट है, अपना तैयार करके जाना है। अब कैसे करते हैं, मैंने बताया था, आप पहले रिएक्शन लिख लो जिस हिसाब से उसने दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज इतना एंड दैट ऑफ हीलियम इज इतना इफ 2 ड्यूटेरॉन आर फ्यूज टू फॉर्म एक हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल। तो 1s2 गिव्स ट्वाइस ऑफ He4, ठीक है ना। और हमें क्या निकाल करके देना है, देन एनर्जी रिलीज्ड यानी Q वैल्यू निकाल के देनी है। तो Q वैल्यू कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी ही दे रखी है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैंने तो वहाँ कराया था पर न्यूक्लियन देता है, 7 लिया था 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ उसने पर न्यूक्लियन छोड़ो, न्यूक्लियन की मतलब पूरे के पूरे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो अच्छी बात है। 28 MeV, इनकी 2.2 MeV, इसकी भी 2.2 MeV। अब क्या करोगे आप, इसमें से इस सम को माइनस कर दो, तो 28 MeV माइनस 4.4 MeV और फाइनल आंसर आ गया 23.6 MeV और आंसर हो गया सी करेक्ट। तो आसान पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम, ये आपका एम्पेयर लॉ का प्रॉब्लम है, जिसमें थिक वायर, अब इसमें कहीं नहीं लिखा थिक वायर, ऐसा ऑलरेडी एक बार एम्स में भी आया था, ठीक है ना। तो जब ये मैंने क्यों रखा, उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बच्चे मेरे से टेलीग्राम पे पूछ चुके हैं इस टाइप का प्रॉब्लम कि सर हम क्या करें जब हमें ना दिया हो थिक है या हॉलो है या सॉलिड वायर है, तो क्या करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन ये है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आप उसको एक सॉलिड वायर लेते हुए चलो, थिक वायर लेते हुए चलो, ठीक है ना। तो ये दे रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस r carries current I, the magnetic field inside the wire at a distance small r। तो अब ये रही थिक वायर, इसके अंदर I का करंट चल रहा है और हमें जिस जगह फील्ड निकालनी है वो अंदर लाई कर रही है। तो इनसाइड की फील्ड मैंने आपको सिखाई हुई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला B इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और B इनसाइड का वैल्यू हो गया हमारा इक्वल्स टू BS यानी सरफेस की फील्ड टाइम्स R बाय R, और आउटसाइड क्या सिखाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो बस ये उल्टा हो जाएगा। तो BS कैपिटल R बाय स्मॉल r, BS मतलब सरफेस की फील्ड, वो अपना वही वायर वाला फॉर्मूला, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I बाय R टाइम्स स्मॉल r बाय कैपिटल R। सिंप्लीफाई कर लो, ये यहाँ से जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर टाइम्स स्मॉल r, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और अगर आप एनटीए के टेस्ट को छोड़ रहे हो, नहीं दे रहे, तो कम से कम ये सीरीज देख लो, जिससे कि आपको काम के प्रॉब्लम मिल जाए। आप बिल्कुल ही छोड़ करके जाओगे तो फिर यार नंबर कहाँ से आएंगे, फिर कौन लाएगा नंबर। तो इसलिए ये चीज़ें आपको अलग से ज़रूर सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं भी दे रहे टेस्ट तो भी चल जाएगा काम, दे रहे हो तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट है ये वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ओरिजिनली एससीवी का प्रॉब्लम है। इस तरीके का प्रॉब्लम मैंने एडवांस टेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये मैंने इस तरीके के खूब प्रॉब्लम अपने 2021 का वीडियो लेक्चर ले लो या 2020 का, उसमें खूब कराया हुआ है। क्रैश कोर्स में मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना, पर इसका रास्ता दिया था तो आप सीख लो। अब यहाँ पर एक 5 kg है, एक 1 kg है, हमें रीडिंग निकालनी है। तो आसान है, ऐसा नहीं मुश्किल है। रीडिंग कैसे निकालोगे, ये जो पुली की यहाँ की जो रीडिंग होगी, सबसे पहले इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, तो इधर की टेंशन 2T, तो रीडिंग जो हो गई वो 2T के बराबर होगी। और T का फॉर्मूला मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी सिखाया था। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास आ गई ट्वाइस ऑफ T, और T का फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ M1 M2 G बाय M1 प्लस M2। तो करो पुट, तो रीडिंग आ गई 4 M1 M2 G बाय M1 प्लस M2। अब डाटा सब्स्टिट्यूट करो, 4 M1 M2 यानी 5 इंटू 1, तो ये बन गया 5 1। G की जगह हमारे पास आ गया, अब G डालने की ज़रूरत है या नहीं वो आंसर बताएगा, kg में दे रखा है तो G से डिवाइड करके दे देते हैं। तो आंसर हमारा अब हम kg में निकालने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हो गया 6। तो 20/6 kg, 20/6 तो 3.66 kg। तो देखें आंसर कितना आ रहा है, 6 kg नहीं है, मोर देन 6 kg नहीं है, मे बी मोर और लेस ये भी नहीं है, तो लेस देन 6 kg यानी परफेक्ट आंसर आ गया बी। तो ये एज इट इज एससीवी का प्रॉब्लम सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था, उठा करके यहाँ पर एनटीए के एग्जाम में दिया गया पेपर नंबर 4 के अंदर। अब चलते हैं आगे। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम रेफरेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना। एनटीए वाले ने जो सॉल्यूशन दिया मैं थोड़ा डिफरेंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मेरा जनरली वो कन्वेंशनल सॉल्यूशन है। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में आप यही तरीका फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा फायदे में रहोगे। देखो ये कह रहा है अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स नॉट। तो ये नई दुनिया में चले गए, हम रिलैक्स्ड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, कहते हैं ना या वहाँ मत लो, जब इलोंगेट कर रहे हैं एक्स नॉट वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो लो। अब इस हिसाब से हमारे कन्वेंशन चेंज कैसे होते हैं वो देखो, ये हो गई रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है ना। इस रिलैक्स्ड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कहता है जीरो नहीं लो,
कितनी ले भाई, हमें नहीं पता कितनी ले, तो हम u1 ले लेते हैं। ठीक, u1 हमें नहीं पता। अब आगे सुनो, तो फिर कहाँ की जीरो लें, तो ये कहता है जब हम x0 इलोंगेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ की सेकंड पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो लो। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम u1 निकाल लेते हैं। कैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u2 माइनस u1 का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ x हो गया इलोंगेशन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें आप u1 जीरो लो u2 जीरो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आप कहोगे सर कैसे, हम समझे नहीं, तो ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल तरीका दे रहा हूँ। इस पेन की लेंथ नापनी है, स्केल से नापनी है, आप इस हिस्से को जीरो पर रख रहे हो, ठीक है ना, और ये चीज़ आ रही है 10 पर, तो मतलब पेन की लेंथ 10 आ गई। अब मेरे को ये बताओ, अगर आप इस हिस्से को 0 पर नहीं रखो, 1 पर रखो, तो क्या लेंथ नहीं आएगी क्या, तो अभी तो आएगी ना। अगर आप इसे 1 पर रखोगे तो ये 11 पर आ जाएगा, और आप डिफरेंस से लेंथ निकाल लोगे। तो ये बात यही तो साबित कर रही है कि इसे 0 पर रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ के ऊपर, यानी डिफरेंस के ऊपर। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं होता, किसी को भी 0 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके हिसाब से दूसरा बदल जाएगा, जैसे इसे 1 लोगे तो ये 11 हो जाएगा, इसे 2 लोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसे 1 लोगे तो फिर ये नेगेटिव साइड पर चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भरा हुआ था वर्क एनर्जी का वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं था मेरे पास कराने का, तो क्रैश कोर्स तो खैर जो था वो फाइनल रिवीजन कोर्स था आपका, तो ये डिटेल्ड फुल डिटेल्ड जो चीज़ें होती हैं वो मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर कराई हुई थी। आप जो बच्चे 2021 का देख रहे हैं वो इस तरीके को क्वेश्चन को अच्छी तरह केयरफुली जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। u1 हमें नहीं पता, u2 हमें ज़रूर पता है 0 है, तो 0 माइनस u1 हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से u1 आ गया माइनस ऑफ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब कंप्रेस करें एक्स नॉट बाई 2 से। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। तो मैं एक और डायग्राम ले रहा हूँ। तो अब हमें कंप्रेशन में यहाँ से कंप्रेस करके ले गए, फर्स्ट से कंप्रेस करके 3 पर ले गए, कितना ले गए भाई, एक्स नॉट बाई 2। हमें यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी u3 निकाल के देनी है, लगाओ फॉर्मूला। तो u3 माइनस u1 हाफ के एक्स नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। u1 हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो u3 हमारे लिए आराम से आ जाएगा। तो u3 अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, हाँ। तो u3 बच्चों आ गया, इसको इधर लाओ, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और प्लस 1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया माइनस 3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो माइनस 3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट मीन्स आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा और रेफरेंस का एग्जाम्पल के साथ चीज़ समझ आ गई होगी। अब एनटीए वालों ने कुछ अपनी गणित लगा दी, उन्होंने क्या किया कि इसे ना निकाल करके डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया, तो मतलब कंसेप्ट अच्छे से नहीं आएगा अगर आप वो सॉल्यूशन दे करके चलोगे, बट इससे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब आप इसको देखो, ये आपका डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम है, सेम एज इट इज प्रॉब्लम एससीवी के अंदर है, बट उसने ट्यूनिंग 4 की तरीके से दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने 2 फैक्ट्री के फॉर्म में दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 2 फैक्ट्रीज हैं, F1 और F2। ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ये एक ऑब्जर्वर है जो 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें 800 हर्ट्ज दे रखी है, और सिमिलरली इसकी भी 800 हर्ट्ज दे रखी है। अब क्या होगा, जिसके पास जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिससे दूर जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना। तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कहलाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो हम पहले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं F2, तो वो हो गया F V माइनस तरीका याद है ना। तो सेम डॉपलर इफेक्ट का रिजल्ट लगाना है जैसा आपने सीख रखा है मेरे से। ऊपर ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो O से S की तरफ डायरेक्शन कैसा साइन लेते हैं बेटा, नेगेटिव, तो यहाँ आ गया -2। नीचे सोर्स अपना रेस्ट पर है, तो F2 की वैल्यू आ गई F V + 2/V। सिमिलरली F1 निकाल लेते हैं, उसमें तो कुछ खास करना नहीं, ये बन जाएगा V - 2/V। ना हमें F2 चाहिए ना हमें F1 चाहिए, हमें बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो F बीट हो गया F2 - F1। आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो बहुत आसान सा आंसर FV × V से V वाला टर्म कट जाएगा, तो ट्वाइस F डिवाइडेड बाई V। तो ट्वाइस F की जगह आ गया बच्चों 800, ट्वाइस आएगा नहीं 4 आएगा, तो ट्वाइस एक 2 और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, डिवाइडेड बाई V की जगह स्पीड ऑफ साउंड विच इज 320। तो
अब हमारे पास आंसर आ गया और ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 4 और 80, आंसर आ गया 10 हर्ट्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है, इसका मतलब भी सिखाया था आपको, हर 1/10 इंटरवल के बाद आवाज़ मैक्सिमम होगी और हर 1/10 के बाद ही आवाज़ मिनिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। तो आई थिंक काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपको 2 टेस्ट में से मिल गए। अभी और भी है, देखते हैं। ये इसका लास्ट प्रॉब्लम है पर बहुत अच्छा है, बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लास्ट है पर बेस्ट है, बहुत बिल्कुल नया टाइप का प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर नीट एग्जाम में आ गया तो भैया आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप इस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे, आपसे नहीं करता बनेगा। तो इसका कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप सीखो। एरर का और प्रोजेक्टाइल का मिला के एक अच्छा सवाल है, हार्ड नहीं है, अच्छा है, ठीक है ना, इसलिए इसको सीखना चाहिए आपको। सुनो, कहता है प्रोजेक्टाइल की स्पीड 20 ± 5% है, यानी 20 से 5% ज़्यादा या 5% कम हो सकती है। तो कहता है विच कैन नॉट बी द रेंज। तो रेंज इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा। तरीका सुनो। सबसे पहले रेंज की वैल्यू निकालते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड मान के। तो ट्वाइस ऑफ u² साइन थीटा, मैं साइन 2 थीटा वाला यूज़ नहीं करता, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइडेड बाई जी। ट्वाइस u² की जगह बच्चों आ गया हमारे पास कितना, 400। थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है तो साइन 60 हो गया था √3/2, कॉस 60 1/2, ये इनटू में था, इनटू 1/2, जी की जगह आ गया 10। 4 से ये कटा और आई थिंक यहाँ आ गया एक 0 भी उड़ा दो, तो 20 √3। √3 की जगह डाला मैंने 1.732, तो 20 इंटू 1.73, तो रिजल्ट आ गया 34.6 मीटर। तो ये रेंज की वैल्यू आई पर अभी आंसर नहीं आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, रेंज विद एरर लिमिट निकालेंगे कि भाई ये, क्योंकि स्पीड भी तो ±5% हो सकती है ना। तो अगर 5% ज़्यादा हुई तो फिर ये रेंज इससे थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और कम हुई तो इससे कम मिलेगी। वहाँ से हम पता लगाएंगे, अभी पहले सुनो, एकदम से बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा। अब वहाँ से हम पता चलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। अब सुनो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है तो रेंज प्रोपोर्शनल टू u²। तो डेल्टा आर लगाओ, एरर का कंसेप्ट, बाई आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू बाई यू, ठीक है। अब इंटू 100 करो ताकि परसेंटेज चेंज मिल जाए। तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू बाई यू इंटू 100, इसका वैल्यू हो गया 5%, यानी इसकी जगह आ गया 5। तो बच्चों डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू आ गया 1/10। यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू आ गई एंड दिस वैल्यू इज r/10 और r हमारे पास है 34.6, दैट मीन्स ये हो गया 3.46, है ना। अब हम रेंज को विद एरर लिमिट लिखेंगे। तो विद एरर लिमिट लिखें तो हम लिखेंगे r प्लस माइनस डेल्टा आर। इसका मतलब रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, तो रेंज लाइज फ्रॉम r माइनस डेल्टा आर से लेकर के r प्लस डेल्टा आर। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस इसके अंदर लाई कर रहे हैं। जो लाई करेंगे वो आंसर होंगे और जो नहीं लाई करेगा उसी को हम टिक मार देंगे, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेंज है। अब r माइनस डेल्टा आर कैलकुलेट करते हैं, तो 34.6 माइनस डेल्टा आर विच इज 3.46। तो ये रिजल्ट बच्चों हमारे पास आएगा 4 और 5 में से 4 गया 1 और इधर आया आई थिंक हमारे पास 31.14 मीटर। ये हो गई रेंज की कम से कम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं तो वो हो गई r प्लस डेल्टा आर, यानी हमें इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6 और इधर हो गया 0, ठीक है, और इधर आ गया 4 3 7 और 1 8, तो 38.06। तो रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में, 31.14 से 38.06। अब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं लाई कर रहा, तो भाई ये वाला नहीं लाई कर रहा, तो इसलिए दिस कैन नॉट बी द रेंज। ये सारे रेंज हो सकते हैं क्योंकि ये इन दो लिमिट के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था जो आपको आना चाहिए था नीट एग्जाम के लिए, नया प्रॉब्लम बिल्कुल, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रख करके आपको करा दिया। तो ये थे हमारे पेपर 4 और पेपर 3 के प्रॉब्लम। अब आते हैं मेन बात पर। मैंने बोला था तीसरी चीज़ बताऊंगा, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको कितने दिन में टेस्ट देना है, क्या पढ़ के टेस्ट देना है। तो देखो, टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनटीए तो रोज़ रिलीज़ कर रहा है, आप रोज़ मत दो, ये मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 से 3 या 4 दिन में एक टेस्ट दो,
दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। और फिर उसकी एनालिसिस करो, उसमें जो आपसे प्रॉब्लम्स नहीं हुए उनकी एनालिसिस तो मैं यहाँ कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। और जो बहुत हार्ड है उनको आप छोड़ सकते हो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उतना लेवल नीट में नहीं आता, ठीक है ना। या फिर जो आपसे लग रहा है कि यार ये कंसेप्ट हमारा वीक है, तो उसको रिवाइज कर लो एक बार फिर से। यही तरीका होता है पेपर देने का और उसकी एनालिसिस करने का। अब 3 से 4 दिन में आपको एक पेपर देना है एनटीए का। अब क्या पढ़ के देना है, देखो इस टाइम क्योंकि आप पूरे कंसेप्चुअल एडवांस सारे टेस्ट कर चुके हो, क्रैश कोर्स कर चुके हो, वीडियो लेक्चर्स देख चुके हो, तो अब आपको वापस नहीं बोलूँगा कि वही करो। अब आप सबसे पहले जो मैंने मेजर टेस्ट आपके लिए रखे हैं, 8 मेजर टेस्ट, आप उनको अटैम्प्ट करो। फ़ायदा, उन टेस्ट के अंदर आपकी पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी। एनटीए की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने बना दिया, नहीं, एग्जैक्टली नीट लेवल है, तो आपकी पूरी फिजिक्स को वो रिवाइज करा देगा। एक एक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन देखो, पीडीएफ देखो, फिर आप एनटीए का एक टेस्ट दो। तो अब प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस ये रहेगा, आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज से मेजर टेस्ट दोगे, अपनी गलतियां दूर करोगे, फिर आप एनटीए का टेस्ट दो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप नहीं दे रहे तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी एक कॉपी बना लो, ताकि आप इनको फाइनल एग्जाम के लिए रिवाइज कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में फिर से पेपर 5 और 6 की एनालिसिस आपको दूंगा, ठीक है ना। अभी आप पहले इतना तैयार करो और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।